मूवी की शुरुआत होती है और हम बारात के एक काफिले को देखते हैं जो बड़ी धूमधाम से दुल्हन को अपने टाउन ले जा रहे हैं। ये शादी फूस्को नाम के एक आदमी ने ईना नाम की एक संगल मां से की है, क्योंकि दोनों के पिछले पार्टनर्स फौत हो चुके हैं। ईना की एक बेटी भी है जिसका नाम सेंटिना है, वो भी नया घर जाने के लिए साथ जा रही है। आगे हम देखते हैं कि शादी की खुशी में फूस्को ने अपने टाउन वालों के लिए एक शानदार लंच पार्टी रखी है। पार्टी में दूसरी औरतें ईना के बारे में तरह तरह की बातें कर रही हैं कि इसकी एक बेटी होने के बावजूद वो कितनी खूबसूरत है और क्या वो बेड में भी इतनी ही अच्छी होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ औरतें ईना को लेकर जितनी हसद महसूस कर रही होती हैं, वहीं कुछ मर्द अपने आप पर अफसोस कर रहे थे कि उनके पास ईना जैसी खूबसूरत बीवी क्यों नहीं है। ये सब देखकर फूस्को काफी खुश था क्योंकि सब लोग असी पर ध्यान दे रहे थे। इसके बाद फैमिली फोटो के लिए फूस्को अपने बेटे लेवियो को बुलाता है, जिसे देखकर समझ आ रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। तस्वीर खींचने के बाद रात में जब फूस्को ईना के साथ सुहाग रात मनाने की तैयारी कर रहा था, तभी फूस्को का एक दोस्त इसके घर के बाहर से उसे आवाज देता है और कुछ ऐसा कहता है कि फूस्को को ईना को छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि फूस्को दरअसल कुछ दोस्तों के साथ गैर कानूनी काम करता है, जिसमें वो सब मिलकर उठली के पुराने जमाने की कब्रें खोदते हैं। इन कब्रों से कदीम चीजें निकालकर महंगे दामों मार्केट में बेच देते हैं। लेकिन आज इन सब की किस्मत खराब थी, क्योंकि जब वो खुदाई कर रहे होते हैं तब पुलिस की एक टीम गिश्त करते हुए वहां पहुंच जाती है और उनकी छापा मारते हैं। सबको अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ता है। इस वाकये के बाद फूस्को पूरी रात घर नहीं जा पाता, लेकिन जब वो सुबह सवेरे अपने घर पहुंचता है तो वो सुहाग रात मनाए बगैर नहीं रह सकता और सब कुछ शुरू हो जाता है। यहाँ फूस्को की इस हरकत से हमें एक बात पता चलती है कि जितनी आहनी इतनी प्रसून और सादा औरत है, फूस्को इतना ही नासमुझ किस्म का आदमी है जिसे दूसरों के जज्बात की कोई परवाह नहीं। फिर अगले दिन हम लेवियो को देखते हैं जो कि समंदर के किनारे अपने दोस्तों के साथ नहाने जाता है। जब वो नहा रहा होता है तब पीछे से स्टीला नाम की एक लड़की लेवियो के करीब आती है। इस कोटी में एक मोहब्बत नामा छिपाकर स्टीला चली जाती है। लेवियो को वो बहुत पसंद है, मगर चूंकि वो एक पागल लड़की है इसलिए लेवियो इससे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, इसलिए वो मोहब्बत नामा फाड़कर फेंक देता है। आगे हम देखते हैं कि फूस्को ईना के साथ हनीमून मनाने पेरिस गया हुआ है। पूरे टाउन में सिर्फ उन्हीं की बातें हो रही हैं। शाम को जब सारे मर्द हंसी मजाक के लिए जमा होते हैं तो वो सब यही बातें कर रहे होते हैं कि फूस्को हनीमून पर रात भर बस बस्तर गर्म कर रहा होगा और शायद दोपहर में भी ओवर टाइम कर रहा है। कुछ दूर पर मौजूद लेवियो भी ये सब बातें सुन रहा होता है। उसे लगता है कि अब इसका खानदान टाउन में बस एक मजाक बनकर रह गया है। चंद दिन बाद हम देखते हैं कि फूस्को और ईना हनीमून मना के वापस आ जाते हैं और यहाँ फूस्को नोट्स करता है कि इसकी बहन फर्नांडा और ईना की बेटी सेंटिना इन्हें वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, मगर इसका बेटा लेवियो दोनों के वेलकम के लिए नहीं आया। चंद दिन बाद फूस्को लेवियो को अपने पास बुलाता है और ट्रक में बाक्स लोड करने को कहता है। काम मुकम्मल होते ही वो फौरन लेवियो को बाक्स दोबारा लोड करने को कहता है। ये सुनकर लेवियो गुस्से में आ जाता है। इसकी वजह पूछता है तो फूस्को कहता है कि तुम्हें बड़े बाक्स पहले रखना थे। ये सुनकर लेवियो कहता है कि तुम मुझे ये बात पहले भी बता सकते थे। फूस्को कहता है कि मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ और फौरन काम शुरू करो। फूस्को सब पड़ोसियों के सामने लेवियो की बेइज्जती करता है, जहाँ ईना भी मौजूद थी, जिससे लेवियो को शर्मिंदगी महसूस होती है। इसके बाद रात को जब ईना और फूस्को उनके कमरे में थे तो ईना फूस्को से कहती है कि तुम्हें लेवियो को इतना नहीं डांटना चाहिए, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका है और वो इसकी बातों को दिल पर ले लेता है। फूस्को कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे मेरी डांट की आदत है और वो जल्द ही सब भूल जाएगा। इसके बाद फूस्को इसके साथ करीबी हो जाता है, क्योंकि कल वो कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा है, वहाँ इन बक्सों की डिलीवरी करनी है। अगली सुबह वो निकल जाता है। दूसरे मंजर में हम देखते हैं कि लेवियो अपनी छोटी बहन को कहानी सुना रहा होता है। तभी आना आ जाती है और सेंटिना को अपने कमरे में जाने को कहती है, लेकिन वो इनकार कर देती है और कहती है कि वो लेवियो के साथ ही सोना चाहती है। ये देखकर ईना बहुत खुश हो जाती है कि अब इन दोनों के दरमियान कोई दूरी या गैर रस्मी ताल्लुक नहीं रहा और इनकी दोस्ती काफी अच्छी हो गई है। कुछ दिन बाद फॉस्को वापस आता है और रात को ईना और सेंटिना के साथ एक पार्टी में जाता है, जहां एक औरत गाना गा रही होती है। फॉस्को का ध्यान तो इस गाने में होता है, लेकिन वहां आए हुए सारे लड़के जब लड़कियों के हुसैन मनाजिर देखते हैं तो वो काफी खुश होते हैं। जब तक फूस्को को इस बात का पता चलता है तब तक सारे लड़कों ने अपनी ख्वाहिशात पूरी कर ली होती हैं। अगले दिन जब एक दरख्त के नीचे लेवियो और ईना बैठे होते हैं तो इनके दरमियान प्यार और रोमांस होता है। बातें कर रहे थे कि अचानक फूस्को वहां आ जाता है और अपनी घटिया बातें शुरू कर देता है, जिसकी वजह से दोनों का माहौल खराब हो जाता है।
जहाँ मोहब्बत की बात हो रही होती है। फूस्को को सिर्फ बेडरूम का ख्याल आता है। ये सब सुनकर एना और लिवियो वहाँ से चले जाते हैं। रात को फूस्को और उसके साथियों को एक कब्र से एक नायाब कदीम चीज मिलती है जिसमें बहुत से हीरो के जवाहरात जड़े हुए थे और फूस्को के मुताबिक इसकी मार्केट में कीमत लाखों में है। ये बात वो एना को बताता है और एना फूस्को की बहन को आगाह करती है और आहिस्ता आहिस्ता ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। बात खत्म हो जाती है। इसके बाद फूस्को गुस्से में एना से पूछता है कि इतनी खास बात कैसे लीक हो गई। तब लिवियो एना को बचाते हुए फूस्को से कहता है, इसमें बड़ी बात क्या है? टाउन के सब लोग पहले से जानते हैं कि तुम कब्रें खोदने का काम करते हो। फिर इस बात पर दोनों के दरमियान तलख कलामी हो जाती है। लिवियो खाने की मेज छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर सीन कट होता है और रात में हम देखते हैं कि एना मोहब्बत से फूस्को के पास एक बियर की बोतल लेकर जाती है और कहती है, इस बार लिवियो को अपने साथ डिलीवरी पर ले जाओ और एक बाप बनकर मोहब्बत करो। अब उसे दुनियादारी सिखाओ। यहाँ फूस्को एना की बात से वो इत्तेफाक तो करता है, मगर इस बार वो एक बहुत ही पुरानी चीज समगल करने वाला है और पकड़े जाने का काफी खतरा है, इसलिए वो लिवियो को साथ ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि लिवियो अपने मुस्ताना दोस्तों के साथ साहिल पर नहा रहा होता है और स्टीला चुपके से उन्हें देख रही होती है, मगर तभी एक लड़के की नजर स्टेला पर पड़ जाती है और सब अपने अपने हथियार स्टेला को दिखाने लगते हैं, लेकिन स्टीला वहां से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ऐसा होता है कि इस बार फूस्को की गैर मौजूदगी में एना और लिवियो के दरमियान काफी अच्छी बातचीत होने लगती है और वो दोनों एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगते हैं। मगर फिर चंद दिनों बाद खबर आती है कि एंटीक स्मगलिंग के दौरान पुलिस ने फूस्को को गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर सुनकर एना फौरन लिवियो के साथ फूस्को से मिलने चली जाती है। हालांकि हालात की संगीनी के बावजूद फूस्को प्रस्कोन और प्राटमाद रहता है। वो इन्हें फिक्र न करने को कहता है और यकीन दिलाता है कि वो सब संभाल लेगा, मगर एना खुद कुछ करने की वो पख्ता अज़्म कर लेती है और उसे छुड़ाने के लिए बड़े बड़े सियासतदानों से राब्ते बनाने की कोशिश भी करती है, मगर कुछ नहीं होता। इतना कुछ करने के बावजूद फूस्को का रवैया वैसा ही बेवकूफाना रहता है और वो फजूल में कई बार एना पर भी गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से एना का दिल टूट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन लिवियो किचन के सनक के पास खड़ा अपनी आंख साफ कर रहा होता है और तभी एना वहां आती है और पूछती है, क्या हुआ आंख को? लिवियो बताता है कि इसकी आंख में कुछ चला गया है। फिर एना लिवियो के पास जाकर इसकी आंख से मिट्टी निकालने लगती है। इस आंख की सफाई के दौरान एना लिवियो के इतने करीब आ जाती है कि लिवियो के दिल में खुशी के फूल खुल जाते हैं और वो एना को चूम लेता है। अब चूंकि एना भी कई दिनों से मोहब्बत के लिए बेताब होती है, इसलिए वो भी लिवियो को चूमना शुरू कर देती है, मगर चंद सेकंड्स बाद एना को एहसास हो जाता है कि ये गलत है। फिर वो खुद को संभाल कर वहां से चली जाती है और उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। अब लिवियो को एना की खूबसूरती का जायका चुका जा चुका है, इसलिए वो एना के अर्द गिर्द घूमना शुरू कर देता है ताकि वो उसके साथ एक और मौके बिना सकता है। मगर अब एना समझ चुकी है कि ये सब गलत है क्योंकि लिवियो इसका सोतीला बेटा है। फिर आगे देखते हैं कि जब लिवियो एना को जोर लगाकर मनाने की कोशिश करता है तो एना उसे फूस्को को इस बारे में बताने की धमकी भी देती है, मगर लिवियो पर इसका कोई असर नहीं होता और वो बार बार कोशिश करता रहता है। कुछ दिनों की कोशिश के बाद लिवियो देखता है कि एना को पाने के इसके सारे दाव पीच फील हो रहे हैं। तब एना लिवियो को इस बारे में समझाने की कोशिश करती है, मगर लिवियो नहीं सुनता और बेकार की बातें करने लगता है, जिससे एना को गुस्सा आता है और वो लिवियो को जोर का थप्पड़ मारती है। गुस्से से भरा और शर्मिंदा लिवियो वहां से भाग जाता है और अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी और मजे करने लगता है, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही लिखा था। इस रात लिवियो शराब पीता है और साथ ही कुछ चोटें भी लगाता है। फिर घर आता है। एना उसे इस हालत में देखकर संभालने की कोशिश करती है, मगर लिवियो उसे धकेलकर अपने कमरे में चला जाता है। अब जब लिवियो को गुस्से में इस तरह जलता हुआ देखती है तो एना इसके करीब आती है और उसे प्रस्कोन करने के लिए साथ देती है। सारी पाबंदियों को तोड़ देती है और वो सब कुछ कर लेती है जो वो बहुत दिनों से करना चाहती थी। अब आगे देखते हैं कि एना और लिवियो रोजाना की बुनियाद पर अपना काम निपटा लेते हैं और इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो किचन में आपस में अपना रोजमर्रा का मामूली रंगीन प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तभी उन्हें अपने स्टोर रूम से एक आवाज सुनाई देती है। फिर लिवियो रूम का दरवाजा खोलता है और देखता है कि उसमें स्टीला छिपी हुई है। उसे देखते ही लिवियो का हाथ पकड़ लेता है। फिर स्टीला के जाने के बाद लिवियो स्टोर रूम वो जाता है और सुराख से देखने पर पता चलता है कि सामने का हिस्सा बिल्कुल साफ दिख रहा है। ये सब जानने के बाद लिवियो को लगता है कि शायद स्टीला ने सब कुछ देख लिया है
और वो ये बात ईना को बताता है। लेवियो साथ में ये भी कहता है कि स्टीला एक पागल लड़की है, अगर वो किसी को हमारे रिश्ते के बारे में बताएगी भी तो कोई इस पर यकीन नहीं करेगा। मगर कुछ दिनों बाद इनकी ये गलत फहमी दूर हो जाती है क्योंकि खबर मिलती है कि फूस्को जेल से छोड़कर घर आने वाला है। ऐना जानती है कि स्टीला की बात पर शायद कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन अगर स्टीला ने फूस्को को ये बात बता दिया तो वो यकीनन इस बात पर यकीन करेगा। अब ये सब जानने के बाद ऐना बहुत घबराती है और मदद के लिए फर्नांडा को बुलाती है। अब जब स्टेला और ओफिर वाली सारी बात फर्नांडा को मालूम होती है तो वो ऐना पर बहुत गुस्सा करती है और साथ ही ऐना को समझाती है कि किसी भी तरह फूस्को को ये सब बात नहीं पता चलनी चाहिए। अब आगे देखते हैं कि जिस दिन फूस्को जेल से छोड़कर घर आता है, इस दिन मोहल्ले में एक वेलकम पार्टी रखी जाती है जहाँ सारे लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन ऐना, लिवियो और फर्नांडा की हालत खराब होती है क्योंकि वो डरे हुए होते हैं। लेकिन फूस्को शराब पीकर पूरा ठंडा हो जाता है और उसका ध्यान किसी पर नहीं जाता। अब बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद फूस्को बीच के किनारे अपनी मसाना करने जाता है जहां स्टीला उसका इंतजार कर रही होती है और वो फूस्को को सब कुछ बता देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है और आगे हम देखते हैं कि फूस्को, लेवियो और ईना घर पर होते हैं और फूस्को बहुत नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा होता है। फिर फूस्को ऐना को ठंडा पानी लेने नीचे भेज देता है ताकि वो लेवियो से अकेले में बात कर सके। फूस्को बताता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है, वो जान चुका था, मगर वो अपनी छोटी सी जिंदगी अपने बेटे को कोसते हुए गुजारना नहीं चाहता था, इसलिए वो भूल जाने और माफ करने वाले उसूल को अपनाता है और आगे भी अपनाता रहेगा। इस बात से लेवियो समझ जाता है कि उसे ईना और अपने रिश्ते को ताले लगाकर दरिया में फेंक देना होगा और ऐसे बनना होगा जैसे ये सब कभी हुआ ही नहीं था। इस तरह खानदान की इज्जत और खानदान दोनों बच जाएंगे। कुछ साल इसी तरह गुजर जाते हैं और आगे हम देखते हैं कि लेवियो की शादी एंटोनीला नामी एक खूबसूरत लड़की से हो रही है, मगर यहाँ लेवियो, फूस्को और ऐना की नजरें एक दूसरे पर पड़ती हैं, बार बार टकरा रही है, जिससे ये मालूम होता है कि ये खानदान आज भी अपने माजी को नहीं भूला है। फिर सब मिलकर एक फैमिली फोटो लेते हैं और यूं ये फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है।